तो आज सिर्फ इस चैप्टर के बारे में अपन इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं हम चीज़ें, क्या क्या इसमें होती हैं और क्या क्या चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। पहला हमारा काम है कि इसको समझना है, ये क्या लिखा है, आवेश। आवेश अब प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। चार्ज जो होता है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये तो हमको पता है। फिर क्या होता है, बोले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। अब एक तो प्लस का क्यू होता है, एक माइनस का क्यू होता है। और ये आवेश होते क्या है, ये हर कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं, सुचालक के अंदर या फिर चालक के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, बोले ये चार्ज जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं, यानी विद्युत धारा को, करंट को लेके आते हैं ये। जैसे तुमने सुना होगा कि हमारे पास होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स से ही तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वो चलती है इधर से उधर। जैसे मेरे पास में मेटल की रॉड है, मैंने उसको एक तरफ करंट में स्विच में लगा दिया और दूसरी तरफ मैं पकड़ा हूं, तो करंट तो मैं उस तरफ दे रहा हूं, पर मुझे यहाँ महसूस क्यों हो रहा है या फिर मेरी बॉडी में क्यों पहुंच रहा है वो, क्योंकि वहां से यहां तक लाने का काम इनका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है इनका। ये फ्री होते हैं। फ्री का मतलब क्या है, बोले ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉडी के अंदर होते हैं। हाँ, हर प्राणी, हर जीव, हर चीज के अंदर ये आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। एक्स्ट्रा मतलब फ्री, मतलब ज्यादा होंगे। जितना पर्याप्त होता है उससे जब ज्यादा चीजें होती हैं तो वो खाली बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली को लेके जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। क्या इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी है। लकड़ी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होता है, लकड़ी के अंदर भी होता है। पर इसके अंदर तो करंट नहीं लगता है हमें। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहे, इसमें नहीं लेके जाते, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें फ्री होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, वो ले जाएंगे, क्योंकि वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास क्या काम है कि अब इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाना है, यानी बिजली को लेके जाना है एक से दूसरी जगह पे, विद्युत धारा को लेके जाना है। यही काम करवाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं करवाता, इलेक्ट्रॉन करवाता। अब इस बिना पर हमने तीन चीजें बनाई। एक तो चालक होता है, एक कुचालक होता है, और एक होता है अर्धचालक। चालक लिख लो या सुचालक। काम क्या है इनका, बोले जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिजली को इधर से उधर ले जाने का काम करेंगे, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे मेटल हो गया, यानी लोहा, धातु, है ना, हमारी बॉडी, जीव, और भी चीजें। जो भी बिजली को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करवाने का काम करे या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करे, वो सुचालक होते हैं। तुम आराम से बता पाओगे कि लोहा और लकड़ी में सुचालक कौन है, क्योंकि करंट किससे लग रहा है, लोहे से, लकड़ी से थोड़ा ना लग रहा है। तो ये बन जाते हैं सुचालक, जो हमें करंट दे, यानी जिनसे हमको करंट लग जाए, वो सारे सुचालक होते हैं। कुचालक क्या होता है, इसका उल्टा, जिससे करंट ना लगे। जैसे लकड़ी, टेबल, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनसे हमको करंट नहीं लगता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें खाली बैठे हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर्याप्त मात्रा से, तो ये करंट नहीं ले जाएंगे इधर से उधर। तो जितनी जरूरत होती है उतने ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। इसीलिए ये कुचालक वाली कैटेगरी में आते हैं, जैसे लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक,
अर्धचालक क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं, सुचालक और कुचालक दोनों, मतलब इनसे करंट लग भी जाता है और नहीं भी लगता। अब हम कैसे पता करें करंट लग रहा है कि नहीं, और हम कैसे बच के रहें इनसे, और ये होते क्या क्या है? जनरली तुमने देखा हो तो इनका नाम होता है सिलिकन, सिलिकन, जर्मेनियम, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब रहते हैं। कुछ दो तीन होते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें एलिमेंट टेबल में पढ़ने नहीं होते, यानी जो टेबल बनाई जाती है पदार्थों की उसमें नहीं। तो ये होते क्या है? क्या होता है ना, इसमें विराय करता है तापमान पे। तापमान जरूरी है, टेम्परेचर, मतलब वो गर्मी में रखा हुआ है ऐसा। ये सिलिकन या जर्मेनियम, सिलिकन जनरली यूज होता है हमारे मोबाइलों में, इस टीवी की ग्रीन पैनल में, जो ग्रीन चिप वगैरह देखते हो मोबाइलों के पीछे लगी होती है या फिर टीवियों के पीछे लगी होती है, उन सब में जिसका यूज होता है वो ये होता है सिलिकन। यानी टेक्नोलॉजिकल चीजों में जहां भी ये चीजें बनती हैं वहां सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, सिलिकन का। और हमारे यहाँ के बेंगलोर जो है ना, कर्नाटक के अंदर बेंगलोर शहर है, उसको सिलिकन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिकन वैली, यानी सिलिकन घाटी। क्यों? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजिकल चीजें ज्यादा बनती हैं, ज्यादातर चीजें वहीं बन रही होती हैं। तो मोबाइल, कैमरा, टीवी, कुछ भी ले लो जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और जो टेक्नोलॉजिकल है, वो सब वहीं बनती है। और उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सिलिकन का। इसलिए उसको सिलिकन वैली बोल देते हैं, सिलिकन घाटी बोल देते हैं। बस यही रीजन होता है, और ये तुम जीएस में भी पढ़ोगे। मुझे ये बताना है कि ये सिलिकन और जर्मेनियम जो है, ये चालक और कुचालक कैसे बनते हैं? देखो, जब तापमान ज्यादा होगा यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी गर्मी ज्यादा होगी, तो ये चालक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? चालक का। और जब तापमान कम होगा तो कुचालक का काम करेंगे। टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ज्यादा फोन गर्म हो रहा है तो ये ज्यादा बिजली पहुंचाएंगे, फोन कम गर्म होगा तो कम बिजली पहुंचाएंगे। ये इनके ऊपर रहता है। अगर मेरे पास सिलिकॉन की रॉड है और ये एनवायरनमेंट पूरा ठंडा है, तो इसमें से शायद करंट ना फ्लो करे। शायद क्यों बोला? क्योंकि हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं, तो हो सकता है किसी और चीज की वजह से वो गर्म हो गया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वातावरण ठंडा है, एनवायरनमेंट ठंडा है, तो क्या होगा? ये कुचालक की तरह काम करेगा, यानी टेम्परेचर डाउन यानी कूलिंग होगी, उस जगह पर ये काम नहीं करेगा, करंट नहीं पहुंचाएगा। और जिस जगह पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर ये चालक की तरह काम करेगा या सुचालक की तरह काम करेगा, गर्मी पहुंचाएगा आगे। गर्मी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा, विद्युत। क्योंकि इसको किस काम के लिए ले रहे हैं अपन? विद्युत के लिए। हम यही पढ़ने वाले हैं। होती क्या है चीजें, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? तो तुमने ये चीज, तीन चीजें देखी। अब तुमने कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो तो हम क्या करते हैं, पेजों के टुकड़े फाड़ फाड़ के नीचे डाल देते हैं, फिर लेते हैं स्केल, स्केल से सर को रब करेंगे। रब करने के बाद हम जब स्केल लगाते हैं, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मैं नाम भूल जाता हूँ जल्दी, क्या नाम था? सौरभ, ठीक है सौरभ। तो तुमने भी कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, सिर से स्केल रब की होगी और फिर उसके बाद में उनको पन्नों के चिपक जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? और हम यही पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। मैं ये बता रहा था कि हम जब स्केल को अपने सर से रब करते हैं और फिर उसके बाद वो पेजेस के टुकड़े होते हैं उन पर जब लगाते हैं तो वो चिपकने लगते हैं। तो हमारी जो स्केल होती है, हम उसको सर से रब करते हैं, फिर उसके बाद में जो पेजेस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल इसके कारण होता है। पर इसके पीछे एक और वजह है। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को रब करते हैं, तो जैसे हाथों में भी देखा होगा तुमने, हाथ रब किए तो क्या होता है, गर्माहट आने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें चार्ज का लेन देन होना शुरू हो जाता है। चार्ज का, आवेश का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना शुरू हो जाता है।
और यही हम इसमें पढ़ते हैं कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, एक बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज है, और दूसरी बॉडी पे बिल्कुल चार्ज नहीं है, बिल्कुल बिना चार्ज के बैठी। तो क्या होगा ना, जब इसको उसके पास ले जाया जाएगा तो इससे चार्ज उधर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इधर पहुंच जाएगा वो चार्ज, इससे चार्ज इधर पहुंच जाएगा। और जब चार्जों का आना जाना होता है तो हमारी बॉडी में ये सेंसेशन होता है, यानी कि ये चिपकते हैं हाथ। जैसे हाथ रब करेंगे हीट पैदा होगी। हीट क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि चार्ज का लेन देन हो रहा है। जहां पर हीट पैदा नहीं होगी, जैसे हमने स्केल रब की, अब उसमें चार्ज चढ़ चुका है, पेज के अंदर चार्ज नहीं है, स्केल के अंदर चार्ज है और पेज के अंदर नहीं है, तो क्या करेगा, पेज को वो खींचेगा अपनी तरफ, पेज को अपनी तरफ खींचेगा जिससे उसको चार्ज दे सके, क्योंकि ये बिना चार्ज के बैठी है। अब इसको पास में ले जाएंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तुमने इंडक्शन देखा है कभी? जो इंडक्शन वो खाना वाना बनाते हैं तो उसमें यही होता है। क्या होता है उसमें? कांटेक्ट नहीं होता बॉडीज का। जैसे तुमने कोई बर्तन रखा और नीचे इंडक्शन के लिए कॉइल बनी होती है ऐसे, ये तांबे के तार की कॉइल्स होती हैं नीचे, है ना, कुछ ऐसे चक्र सा बना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, और ये जो बर्तन रखा है उस पर बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो क्या होगा कि चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे हाथ हैं, हम ना हीट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, तब भी हम रब करते हैं तो हीट आने लगती है। कैसे आने लगती है? ऊष्मा कैसे आने लगती है? बोले चार्ज का लेन देन शुरू हो जाता है इसमें और इसमें, इसमें और इन दोनों में चार्ज का लेन देन शुरू होगा तो ये घर्षण होता है। घर्षण पड़ा है? फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण। तो उसमें क्या होता है, चार्ज का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, यही होता है फ्रिक्शन। समझे? इसको इंडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। और ये तुम पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, तुम्हें ये भी पढ़ना रहेगा कि एक जो है ऊन है, ऊन, सिल्क, और एक ग्लास है। ग्लास मतलब कांच, ठीक है। इन दोनों को रब किया जाता है। क्या होगा इसके बाद? बोले चार्ज का लेन देन होगा, इधर से चार्ज कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे। जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन जाता है। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन का आना जाना। क्योंकि तुमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बिजली के अंदर या विद्युत धारा के अंदर इलेक्ट्रॉन ही आने जाने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, यानी कि मूवमेंट सिर्फ इनके पास है, यही चल सकते हैं इधर से उधर। तो क्या होता है ना, जब हम हाथों को रब कर रहे होते हैं तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह से पहली जगह आते हैं। ऐसे आने जाने में उनसे हीट निकलना शुरू हो जाती, ऊष्मा आना शुरू हो जाती है, इसलिए हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं। सिर्फ यही रीजन होता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है, ऊन के साथ और कांच के साथ। जब कांच और ऊन को रब किया जाता है तो दोनों से चार्ज का लेन देन होता है, घर्षण पैदा होता है, यानी फ्रिक्शन, थोड़ी बहुत ऊष्मा भी निकलती है, हीट निकलती है उस चीजों में से। और फाइनल में क्या मिलता है हमको? जब भी कोई दो चीजों को रब किया जाएगा तो क्या होगा? बोले एक चीज से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरी चीज की तरफ, एक चीज से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरी चीज की तरफ। कैसे? जैसे मैंने ये हाथ और ये हाथ रब किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे होंगे। तुमने कभी ऐसा पढ़ा है? कभी केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ ऐसा मिला है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव? इसका मतलब क्या होता है? और ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि एलिमेंट तो कई तरह तरह के होते हैं, पर प्लस माइनस कभी नहीं देखते हम। होता क्या है ना, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन दे देती है, जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन दे दे, देखो जब भी किसी चीज को रब कर रहे हैं या इंडक्शन पे रख रहे हैं या फिर उन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं तार के थ्रू, तीनों ही पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। ये बात ध्यान रखो। जब भी किसी चीज को रब करें हम, घर्षण पैदा हो,
या किसी चीज के साथ में इंडक्शन हो। इंडक्शन का मतलब क्या है कि ये पूरी बॉडी पूरी चार्ज रखी है और अगली बॉडी चार्ज नहीं है, यानी इसके थोड़ा समीप लेके आए, उसको पास लेके आए, पर ना इसको टच करने के लिए कोई वायर बनाया गया है, ना इनको प्रॉपर टच करवाया गया, कुछ नहीं, ये दूर दूर रखे हैं, जैसे इंडक्शन में होता है। इंडक्शन में वो नीचे वाली कॉइल और ऊपर वाला बर्तन दोनों दूर दूर होता है, कभी कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से, ना टच करते कॉपर वायर के थ्रू, ये दोनों अलग अलग है। फिर कैसे होता है, बोले फिर ये इंड्यूस करता है, यानी चार्ज को इधर से इधर भेजना चालू कर देता है, एक जगह से चार्ज दूसरी जगह जाना चालू हो जाएगा, इसी को कहते हैं इंडक्शन। तो मैं ये बता रहा था कि एक पर प्लस का चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, एक पर प्लस का चार्ज है एक पर माइनस का चार्ज है, ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है इधर, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लेन देन। जैसे NaCl है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये नमक है, ठीक है, शांति से सुनना बेटा जरा, ये नमक है। जैसे पानी होता है ना, पानी के साथ नमक है मान के चलो, और उसमें बिजली देती है अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी, नमक वाला पानी, नमक वाले पानी के अंदर बिजली देती मैंने, तो क्या होगा पता है, Na के कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, Cl अलग हो जाएगा, Na और Cl, NaCl टूट जाएगा किसमें, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। क्लोरीन गैस अलग निकलने लगती है, सोडियम अलग डिपॉजिट होने लगता है। नहीं, ऐसे नहीं पता पड़ता है वो करने पे भी, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज है। नमक टूटता है, एक्सपीरियंस्ड हो, नमक टूटता है बेटा। नमक किस में टूटेगा, बोले Na और Cl में। अब ये प्लस और माइनस क्या है, क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज चढ़ जाता है, कौन सा, प्लस वाला, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो लेगा वो माइनस का, है ना, जो बुराइयां लेगा वो बुरा हो गया, जो बुराइयां देगा वो अच्छा होता जाएगा, है ना। हर चीज हिंदी एग्जाम्पल से नहीं चलती है ना। तो ये कैसा प्लस का चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब कोई बॉडी चार्ज ले, इलेक्ट्रॉन ले, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव बॉडी, नेगेटिवली चार्ज। और जब कोई बॉडी चार्ज दे, पॉजिटिव वाली। और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसमें, मैं आज पहले ही बता रहा हूं कि पहले क्या क्या होगा इसमें और आगे चल के। हाँ, सिर्फ अभी समझा रहा हूं मैं, बाद में दोबारा ये बातें शुरू होंगी और दोबारा डिटेल में पढ़ा जाएगा इन बातों को, ठीक है। जितना आ रहा है समझ में उतना देखो। इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं, उनका काम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स का बार बार फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। हाँ, अब ये फ्लो कहां से कहां होते हैं, ये होती है एक चीज विभव, सुना है इसके बारे में, वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, यानी वोल्टेज होता क्या है ना। अरे ये निकल गया। तो होता क्या है कि मान के चलो ये अंतर होता है इसका, जैसे वोल्टेज है ना,
तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही है, बोले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बिजली बनाते हुए जा रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। पर और क्या हो सकता है इसमें, वोल्टेज का क्या अंतर है? वोल्टेज का क्या मतलब होता है कि ये हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बाहर ट्रांसफार्मर डीपी लगी हुई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट होगा। ज्यादा करंट का मतलब ये होता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ज्यादा करंट का मतलब कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है। ये हमें ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ यही बोलता है कि V प्रोपोर्शनल I, यानी कि करंट ज्यादा होगा कब, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। तुमने देखी होंगी वो तीन तारें निकलती हैं, है ना, रास्ते में देखोगे ऊपर, तो उनके लिए सेफ्टी नेट भी बनाए जाते हैं, जैसे गिरे तो वहां ना गिरे जहां पे हम खड़े। तो ये उसके अंदर वोल्टेज होता है, कितना वोल्टेज होता है, लगभग लगभग इतना वोल्टेज होता है, 11,000 वोल्ट। और हमारे घर में जो करंट आता है उसका वोल्टेज लगभग 220 से 240 के बीच होता है। कभी कम ज्यादा हो जाता है, ज्यादा कम होगा तो मुश्किल पड़ेगी, कोई चीज चलेगी नहीं, क्योंकि वो इतने वोल्टेज पर ही चलने के लिए लागू होते हैं, फ्रिज होते हैं, टीवी होते हैं, सब। तो डीपी से तुम्हारे पास करंट नहीं आ रहा है, डीपी में क्या होगा, डीपी में इतना नहीं होगा, मान के चलो तो हजारों की संख्या में तो होगा, 2,000 3,000, बहुत ज्यादा होगा करंट। और वहां से क्या है, तुम्हारे घर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे डीपी का वोल्टेज बहुत ज्यादा है और घर का वोल्टेज बहुत कम है। हम्म, 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 बिल्कुल आता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, तुम पढ़ोगे आगे, ट्रांसफार्मर होता है, ये उसके अंदर होता है ये करंट, और उसके पास पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसको कितना देना है। अगर डीपी टू डीपी कनेक्ट है तो कितना जाना चाहिए, और एक घर कनेक्ट है उस केबल से तो कितना जाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन रहते हैं, वो जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी क्यों कंफ्यूज करना तुम्हें, है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं कि हमेशा जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां से करंट आएगा तुम्हारी तरफ, जहां तुम्हारा वोल्टेज, जैसे घर में वोल्टेज कम ही होता है और कंपेयर टू वहां पर डीपी से, तो डीपी से वोल्टेज ज्यादा है, घर पे कम है, तो डीपी से तुम्हारी तरफ आएगा, यानी घर की तरफ आएगा। जैसे पानी नहीं हुआ, हमने ये स्लेट बेंच पे डाल दिया, जो सामान है प्लेन है, उस पर नहीं गिरेगा पानी, कहीं ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वहीं रखा रखा रह जाएगा अगर सीधी है। जैसे धरती पे डाल दो, अभी थोड़ा टेढ़ा कर दो किसी चीज को, फिर पानी डालो, ढरक जाएगा, गया, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ गया। ऐसे ही करंट होता है, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ आता है करंट। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दो स्विच बना लेता हूं, ठीक है, ये 3 पिन प्लग है, तुमने एक तार लिया, दोनों के एंड छील दिए, मतलब तार बाहर कर लिया उसका कॉपर वाला, तो एक को इधर लगाया एक को इधर लगाया। शर्त यह है कि यहां पर भी उतना ही वोल्टेज हो जितना यहां हो, तो क्या होगा, फिर तुम एक काम करना, जब तुमने तार दोनों तरफ लगा दिया और बीच में तुम थोड़ा सा काट लेना जिससे तुम उसको टच कर पाओ, है ना, उसकी रबर रबर निकाल लेना, फिर टच करना उसको, करंट नहीं लगेगा बेटा तुम्हें। क्योंकि करंट तो ये बोलता है कि जब ज्यादा वोल्टेज होगा और कहीं कम होगा तब मैं आऊंगा, यहां तो दोनों बराबर है, कैसे आ जाएगा वो, नहीं आएगा, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। तुमने स्विच ऑन कर रखा है, नहीं लगेगा करंट, क्यों? क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब वोल्टेज डिफरेंस हो, यानी कि वोल्टेज में अंतर हो, यानी कि कहीं ज्यादा वोल्टेज हो कहीं कम वोल्टेज हो। क्या ये दोनों जगह पे कम ज्यादा वोल्टेज है? नहीं है, सेम वोल्टेज में वो फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं चलेगा, तुम्हें करंट लगेगा ही नहीं। हाँ, वो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर आ जाए। हाँ, अगर तुम एकदम ही उस पे आ गए तो बिल्कुल तुम्हें लग ही जाएगा वो करंट, तो नहीं लगी। लगभग अर्थिंग का भी इसमें रूल होता है थोड़ा सा,
अब सुनो यहां पर ये लिखा क्या क्या, स्थिर विद्युत, इसका मतलब क्या है, इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर मतलब चार्ज रेस्ट में रहेगा, यानी चार्ज एक जगह पर है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, जाना नहीं है इधर से उधर, उसको उसको वहीं रख के पढ़ना है उसके बारे में कि क्या क्या होगा। अच्छी बात है यार, एबिलिटी है तो तुम्हारे अंदर। तो देखो हम पढ़ते हैं विद्युतीय बल। बल मतलब फोर्स। अब ये फोर्स जनरेट कैसे होता है, कैसे फोर्स बनेगा, जैसे एक चार्ज यहां रखा हुआ है, चल नहीं रहा, रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा हुआ है और एक आवेश यहां रखा हुआ है। अब ध्यान ये रखना है कि कौन से हैं, बोले ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनके बीच में एक बल लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किया है, किस में, मैग्नेट में। हम्म हम्म। तुमने कभी चुंबक तो देखी होगी, देखा है उसका नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल अगर दिखाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक तरफ आकर्षण होगा। और अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल जाएगा तो आकर्षण नहीं होगा, वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ऐसे ही अगर साउथ साउथ मिल जाएगा तो भी दूर दूर भेजेंगे, है ना। अपोजिट पोल के होने चाहिए, यानी कि दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। सेम इसमें काम होता है, सेम ध्यान रखना। बोले इसमें चार्ज ये प्लस का ये माइनस का, तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, और जब ऐसा करते हैं खींचते हैं तो वो बनता है बल, विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे, बोले दो चार्ज रखे हुए हैं, मोशन में नहीं है, रखे हुए हैं, रेस्ट में यानी स्थिर है, और फिर वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ये उसको इधर खींच रहा है, ये उसको उधर खींच रहा है ना। तो इसमें क्या होगा ना, विद्युतीय बल आएगा। कौन सा आएगा, विद्युतीय बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हो अगर ये दोनों सेम हो तो बल नहीं लगेगा क्या। क्या हो अगर ये दोनों आवेश सेम हो, दोनों प्लस प्लस के हो, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, बहुत बड़ी। ये उसको इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा, जैसा हम इसमें देखते हैं, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ मैग्नेट में। बात नहीं करो सौरभ। क्या होगा कि प्लस क्यू एक दूसरे को दूसरी की तरफ, ये उसको उधर ढकेलेगा और ये इसको इधर रखना, एक मैग्नेट को और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, देखोगे वो उधर को चलाती जाएगी उसको, है ना। तो बस सेम काम होता था। अब देखो, बना लिए किसके, पहले चैप्टर के, इससे पहले जो पढ़ाया था, पढ़ना था। तो ये इस साइड को और ये इस साइड को धकेलेगा, कौन धकेलेगा, बोली ये वाला चार्ज, किसको, ये चार्ज को। Q1 Q2 पर बल लगाएगा, ये दो अलग अलग चार्ज है, Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो उसको उधर जाने के लिए कहेगा, और Q2 भी वही काम करेगा Q1 के साथ, वो उधर जाने को कहेगा, और इसी को कहते हैं विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें इसी के बारे में पढ़ना है बस, और कुछ इस चैप्टर में लगभग यही होता है। फिर उसके बाद कुछ चीजें और आती हैं, फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना। तुम्हें लिखवाऊंगा मैं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाना है कि एकदम एक दिन पढ़ाया तुम्हें समझ में तो आ गया, पर अगले दिन तुम्हें नहीं पता होगा कि किस चीज का है, इसलिए लिखवाना पड़ेगा मुझे, या इससे पहले तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे इस चीज के। अब तुमने डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीख लिया, तो अब तुमसे एक बनवाते हैं कि ये लिखा है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी,
यानी विद्युत धारा। और टी क्या है? यानी समय। और क्यू है अपना आवेश, यानी चार्ज। तुम्हें यह बताना है कि चार्ज का विमीय सूत्र क्या होगा या फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखो बेटा बताओ, सोचो थोड़ा सा, तुमने तो पढ़ा कम है, इन लोगों ने पढ़ रखा है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, पीछे जितने भी बैठे हैं। बताओ, सीधे बैठो पहले तो तुम, सीधे बैठो। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं, Q का निकालना है ना, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी हो गया। बताओ विजय, विद्युत आवेश का क्या विमीय सूत्र होगा? देखो मैंने फॉर्मूला भी बना दिया, अब इस फॉर्मूले से तुम बना लोगे हाल क्या। अगर तुमने एक बार रिवीजन किया होगा तो बिल्कुल आ जाएगा तुमको। 80, सही बोल रहा है वो, 80 होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि आई को एम्पेयर में गिनते हैं, एम्पेयर उसकी मात्रक होती है, तो विमीय मात्रक क्या होगी? ए। और टाइम की तो टी होती है, जबकि मैंने कैपिटल लिख रखा है, मुझे इधर लिखना था स्मॉल। समझे? देखो जरा नोट्स में विद्युत धारा की क्या है मात्रक, और टाइम की क्या होती है, बोलो। हाँ, ये विमेय सूत्र हो गया आवेश का। समझे? अभी मत करो, अभी सुनो तुम, इसके आगे क्या है, इसकी मात्रक क्या होगी, यूनिट क्या होगी, क्या तुम निकाल सकते हो? हाँ, आई की क्या होती है, आई को किस में गिनते हैं, विद्युत धारा को किस में गिनते हैं? ए मतलब, हाँ ए मतलब विद्युत धारा है, वो आई मतलब होता है, ए मतलब एम्पेयर, क्या बोलते हैं इसको, और इनटू में क्या लिखा है, टाइम की सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पेयर सेकंड, क्या हो जाएगा ये किसकी यूनिट आ गई, चार्ज की। किसकी? चार्ज की जगह पर, ये तो हम देख रहे हैं, देखो एम्पेयर इसकी हो गई और टाइम की हो गई सेकंड, तो चार्ज की यूनिट क्या आ गई, एम्पेयर सेकंड। समझे? विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, मात्रा कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? क्या इसमें कुछ रहता है? कुछ नहीं होता, तुमने जब पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो तुम्हें जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए, कुछ बनाने लायक था ही नहीं इसमें, तब भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाती है। रिवीजन किया करो, रोज रोज करो, जो पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूरी रहता है करना, नहीं करोगे तुम भूल जाओगे चीजें, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज के लिए दोबारा जिस चीज के लिए तुम कर चुके हो, ये तो बेवकूफी है। इसलिए रिवीजन करो, बार बार करोगे वो चीज कभी जाएगी नहीं दिमाग से, तुम्हें बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सोचा कर। हम एक चीज और पढ़ते हैं इसमें, यहां सब 11th के ही बैठे हैं, तुम 12th को पढ़ा है तुमने ये कूलम्स लॉ, क्योंकि ये 12th के पहले चैप्टर में ही है, कहां से पढ़ोगे बेचारे। तो ये कहता क्या है, बोले हम ये तो समझ गए कि एक चार्ज इधर होगा Q1 और एक चार्ज इधर होगा Q2,
और एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे ये। Q1 गएगा Q2 से, तू इधर आ जा, Q2 गएगा Q1 से, तू इधर आ जा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। बोले फोर्स किस किस के बराबर होगा, तो पहली बात तो वो ये बोले कि F प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये प्लस का 5 है और ये है माइनस का 5, 5 मतलब 5 कूलम, तो फोर्स कितना होगा, बोले फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्ज होगा। मान के चलो ये दोनों अभी सेम फोर्स लगा रहे, क्यों, क्योंकि इसके पास भी उतना ही 5 है, इसके पास भी उतना ही है। जितना जितना चार्ज होता है जिसके पास में, उतना ही वो बेचारा फोर्स लगा पाता है, उतना ही। जैसे ये 5 की जगह 15 हो गया और ये 5 रहा, तो फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा, बल कौन ज्यादा लगाएगा, ये, क्योंकि उसके पास चार्ज ज्यादा है। उसके पास 15 कूलम चार्ज है, इसके पास में 5 कूलम भी है बेचारे के पास, ये नहीं लगा पाएगा, यानी कि ये उसको खींच लेगा इस तरफ, है ना, समझ रहे हो। या ये दोनों ही प्लस के होते तो ये उसको उस तरफ ढकेल देता, क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है। तो वही ये बताने की कोशिश करते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 की। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब एक यहां रखे हुए हैं ये दोनों और एक यहां रखा हुआ है, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, ठीक है। देखना जरा कि दूरी किसकी ज्यादा है, उसकी, और इसकी कम है, इसको हम आर बोलते हैं ना। तो किसको वो अपनी क्योंकि प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला, यानी कि प्लस वाला चार्ज अपनी तरफ माइनस वाले को खींचेगा, प्लस वाला चार्ज अपनी तरफ माइनस वाले को खींचेगा। तो इसको ज्यादा खींच लेगा कि उसको ज्यादा खींच लेगा, क्यों इसको ज्यादा खींचेगा, आर का। जैसे तुम ये देखो, ये मैं यहां लगाना चाहूं पेन को, अगर मैं थोड़ी पास ले जाऊंगा ये अपने आप चिपक जाएगी, मैग्नेट होती है, थोड़ा पास ले जाओगे मैग्नेट्स को तो वो चिपक जाती है, हम नहीं चिपका रहे हैं उनको, हम पास में लेके आ रहे हैं बस। यानी तुमने दूरी कम कर दी, दूरी कम करते जाओगे तो वो अपना बल बढ़ाती जाती है कि अब मेरी रेंज में आ चुका है, अब मैं खींच सकता हूं इसको, तो वो खींच लेते हैं एक दूसरे को। तो रेंज में आना जरूरी है, सीधी सी बात यह है। तो ये इन दोनों की रेंज बाहर है, ये उसकी रेंज से बाहर है, वो इसकी रेंज से, क्योंकि ये दूर दूर है। और इसकी बात करें तो ये रेंज के थोड़ा अंदर है, ये थोड़ा पास में है, तो ये दोनों जल्दी आकर्षित हो जाएंगे, ये दोनों जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो यही ये बताता है कि अगर इन दोनों की रेंज कम है, नीचे का साइन मतलब कम है, तो फोर्स उस पर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि ये दोनों कम है तो ये जल्दी आकर्षित हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ, यानी फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो यही ये बताता है। ये अपॉन में क्यों लिखे हुए हैं, क्यों ये सीधे क्यों लिखे हुए हैं, सीधे का मतलब ये है कि अगर ये ज्यादा होंगे तो फोर्स भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये 15 कूलम का हो गया, इसका फोर्स ज्यादा नहीं हो गया अब खींचने के लिए। और ये अगर कम हो जाएगा, तो अगर तुम बीच की डिस्टेंस कम कर दो, यानी कि दोनों को थोड़ा पास पास रख दो, तो अब ये जल्दी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, या फिर एक दूसरे को उधर इधर फेंक देंगे जल्दी, क्यों, क्योंकि अब ये उसकी रेंज में आ चुके हैं। ऐसा ही हमें यहां देखना पड़ता है। ये है एफ मतलब बल, और ये है दूरी। तो अगर तुम दूरी घटा दोगे तो बल तो बढ़ेगा ही, दोनों के बीच में खींचातानी ज्यादा होगी, बल बढ़ेगा। और अगर तुम दूरी बढ़ा दोगे तो, दूरी बढ़ा दी तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अब रेंज बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा है, यानी कि आर बहुत ज्यादा है। समझे इस बात को, नहीं खींच पाएगा। अब हमको इसमें से पढ़ना क्या क्या है, हम ये देखते हैं।
देखो तुमने ये पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, यानी छोड़ देना इलेक्ट्रॉन्स को, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो कैसा बन जाएगा, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से तो वो बन जाएगा ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए यानी कि ज्यादा आ जाए। और ये कब होते हैं, ये तीन तरीके से हो सकते हैं। किसका, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। पहला घर्षण के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू यानी रबिंग करेंगे तब। दूसरा कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है कि दो बॉडी के बीच में एक तार कनेक्ट कर देना जिसकी वजह से वो चढ़ चढ़ के चले जाए। जैसे नीचे खाई है और तुम लोग इस जमीन पे खड़े हो, तुम्हें उस जमीन पे जाना है, तो तुम क्या करोगे, एक नसेनी लगा दोगे, एक रोड बना दोगे, एक ब्रिज बना दोगे, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे ही होता है, ये दो बॉडी होती है, एक पर चार्ज भरा हुआ होता है, और एक पर बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तार से, लोहे से, किसी भी चीज से कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, इधर से चार्ज निकलकर इधर जाना शुरू हो जाएगा इसके सरफेस पर। ठीक है, कब, जब हम एक तार कनेक्ट करेंगे। तीसरा, इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन मतलब, बोले तुम तार भी मत कनेक्ट करो, तार मत करो कनेक्ट, कि तुमने एक बॉडी को यहां रखा, एक बॉडी को यहां रखा, इस पर बहुत ज्यादा चार्ज है और इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं है, और इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, ये बॉडी इसको चार्ज दे देगी। कैसे दे देगी, बोले इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कि जब कोई बिना चार्ज की बॉडी पास होती है किसके, फुल चार्ज वाली बॉडी से, तो ये अपने आप इंडक्शन करती रहती है, अपने आप करंट को, अपने आप चार्ज को इधर से उधर भेजती रहती है। यही होता है इसमें। जैसे तुम इंडक्शन देखते हो घर पे, वही होता है कि नीचे क्या है, कॉइल लगी होती है उसकी, कॉपर की, तांबे के तार की कॉइल लगी होती है, ऐसे करके घुमा के। उसके अंदर चार्ज बहुत रहता है, अपन ने जो बर्तन रखा उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो ये चार्ज ट्रांसफर करता है, इसलिए वो गर्म होने लगता है। हाथ रख लेगा तो नहीं होगा, है ना। तो बिना आग के काम करते हैं हम। तो जादू लगता था पहले, देखते थे बचपन में, ये क्या हो रहा है, पेपर रखो तो बिल्कुल जल नहीं रहा है, कुछ भी रख दो नहीं जल रहा है, पर बर्तन रखते ही वो जल। तो दो बॉडी होनी चाहिए जिस पर चार्ज ना हो, जो चार्ज लेने की आदी हो, जो चार्ज ले सके। हमारा हाथ चार्ज नहीं लेता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था एटी, एटी मतलब डायमेंशन किसकी, चार्ज की, किसकी, आवेश की। क्या है, विमीय सूत्र, विमा। और क्या है, ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ये हम 11th में ही पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, बोले ये कूलम होता है। कूलम क्या है, ये यूनिट होती है, मात्रक होता है किसका, हमने तो चार्ज का निकाला था, अभी अभी क्या निकाला था बेटा, एम्पियर सेकंड। और ये उसकी ऐसा ही यूनिट है, एम्पियर सेकंड। पर सेकंड नहीं होगा, एम्पियर सेकंड होगा। पर का मतलब होता है कि वो डिवाइड में थी चीज, ये डिवाइड में है नहीं। तो देखो जरा बेटा, जैसे फोर्स की दो यूनिट होती है, एक तो हमने निकाली थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकाली थी, और एक और होती है न्यूटन। जैसे वर्क की दो यूनिट होती हैं, एक होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक होती है जूल, होती है। ऐसे ही कूलम की भी होती है, चार्ज की भी होती है, यानी आवेश।
क्या होती है चार्ज की? बोले एक तो इसकी होती है एम्पेयर सेकेंड, ठीक है, और दूसरी इसकी यूनिट होती है कौन सी? कूलम। ये जो कूलम साइंटिस्ट थे उनने दी थी, उनने अपने नाम पे रखिया इसको, रख, है ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, अब तुमने बोला तो समझ में आया कि हाँ यार ऐसा ही है। तो कूलम, है ना? तो ये दो तरह की होती है, ये दोनों एसआई यूनिट होती हैं। अब वो ये बोल रहा है कि ये तो एमकेएस में आ गई, तुमको बताया था बेटा एमकेएस सीजीएस क्या होता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखा करो जैसे पहले दिन देखते हो, अच्छा लगता है। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, ये हमने पढ़ा है, और सीजीएस भी पढ़ा है। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में बदले, किलोग्राम से ग्राम में बदले, और सेकंड से सेकंड में ही बदले, तो क्या होगा? ये तो एमकेएस वाली यूनिट है। सीजीएस वाली आएगी स्टेट कूलम। कौन सी? स्टेट कूलम। यानी कूलम ये होता है और स्टेट कूलम ये होता है। क्या अंतर है कूलम और स्टेट कूलम में? एक कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है? 3 × 10⁹ ये तुम्हें भी पता होना चाहिए, आगे पूछता है, हमें यूज करने को भी आएगा, इसीलिए पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, एनडीए में भी। यूनिट कन्वर्जन तो हमें आनी ही चाहिए, ये सबसे पहली चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं आएगी तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F यहाँ प्रोपोर्शनल किसके और बताया था? 1/r² के। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, बोले F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। बोले अभी फॉर्मूला कहाँ बना? फॉर्मूला में तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, समानुपाती का साइन हटता है, और अपना इक्वल्स टू का आता है। तो हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। जैसे ही इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, यहां आ जाता है एक के, Q1 Q2/r²। ये हमारा बनता है कूलम्स लॉ। इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो विद्युतीय बल है ना, दो चार्जों के बीच में, दो आवेश के बीच लग रहा है, वो मुझे निकालना है, कितना होगा? तो उनने निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया कूलम्स साहब ने। तो ये फॉर्मूला बन गया, अब तुम निकाल सकते हो। पहले चार्ज की वैल्यू रखो, दूसरे चार्ज की वैल्यू रखो, और आर की वैल्यू रखो। आर मतलब उनके बीच की दूरी, मीटर में है कितनी है। और क्या था? बोले के क्या होता है? के उनने बताया कूलम कांस्टेंट। कौन सा? कूलम नियतांक। कूलम नियतांक ये क्या करता है? बोले चार्ज अलग अलग जगह पे भी तो हो सकता है, जैसे बाहर अंतरिक्ष में रखा है, तो वहां तो कोई वातावरण नहीं है, वहां ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है। तो वहां चार्ज, वहां मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, रुकावटें होती है। तुम दो मैग्नेट को एक पेपर के बीच में चिपका के देखना, थोड़ा मुश्किल होगा चिपकना। तुम दो मैग्नेट को एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में चिपका के देखना, नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ माध्यम आया है, मीडियम आया है। पानी में चिपका के देखना, हवा में चिपका के देखना, गर्मी में चिपका के देखना, अंतर पड़ेगा। क्यों पड़ता है ऐसा? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हवाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज होती है जो उनको रोकती है। यानी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते इसकी। कैसे नहीं पता कर सकते? बोले हमें चीजें रोकेंगी, जैसे बीच में पेज अड़ गया, तो वो थोड़ा बहुत फोर्स लगाएगा, पेज अपना फोर्स लगाएगा थोड़ा थोड़ा, कि इनको रोकेगा वो।
एक दूसरी मैग्नेट को चिपकने से थोड़ा थोड़ा रोकेगा तो थोड़ा धीरे वो चिपकेंगी, और जहां पर बिल्कुल वातावरण नहीं होगा, वहां पर खाली है, वहां जल्दी चिपक जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां रोकने वाला कोई नहीं है उनको। जैसे तुम अगर चिपकने जाओगे तो बीच में जो हवा है वो तो रोकने की कोशिश करेगी, है ना। इसलिए उनने वो के बनाया। के का काम क्या होता है? बोले वो वैल्यू रखना। जैसे अगर तुम पानी में दो चार्जों को पानी में छोड़ रहे हो और उनके बीच में फोर्स पता करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कब आएगा? वो पानी के लिए अलग सिद्धांत है, यानी पानी के लिए अलग वैल्यू है, उनकी अलग मान है, हर चीज के लिए अलग मान है। तुम हवा में चेक करना चाह रहे हो कि इसमें कितना फोर्स लगेगा दो चार्जों के बीच में, तो वो उसके लिए अलग मान है। तो यही बनाया गया कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तुम्हें अगर, तो के की वैल्यू रखना जरूरी है। के की वैल्यू रखना जरूरी है। समझे बेटा इस बात को? हम्म। इसीलिए तो लिखवाते रहते हैं, अगर पूरे समझाने पे ध्यान देंगे तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, इसलिए लिखवाया जाता है। समझे? अब हमने ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे, और आगे इनके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि वही काम आते हैं ज्यादातर। थ्योरी तो तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज हो क्यों रही है, इसीलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है? ठीक है, तो फिर बाकी क्लास अगले टाइम पे करेंगे।